हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लासेस। मैथ का डर खत्म करने की इस जर्नी में आज है हमारा डे 17 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्योमेट्री को मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर बिल्कुल जीरो से अगर हम बात करें, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर हम मतलब समझे ज्योमेट्री का क्या होता है। देखो, जैसे अगर एक रोड की बात करूं तो उसको हम एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब अगर एक पेंसिल की टिप की बात करूं, उसको एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर एक टेबल है आपके पास, टेबल के टॉप की अगर बात करोगे आप तो उसको एक प्लेन की तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का मतलब देखो, पॉइंट का मतलब तो सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने प्लेन बोला, जैसे ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है जिसके अंदर मैं 2D डायमेंशंस की फिगर क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। 2D डायमेंशन मतलब जैसे इसके कितने डायमेंशन, एक और ये दो, मतलब इसमें इसकी हाइट नहीं होती, इसमें जो भी चीज बनाई जाएगी ना उसकी हाइट नहीं होती। देखो, जैसे मैंने अगर ये एक लाइन बनाई तो ये सिर्फ क्या है, यानी ये फिगर मैंने बनाई है ना, तो इसमें क्या है, इसकी ये वाली डायमेंशन है और ये डायमेंशन, बट ये ऊपर की तरफ भी तो नहीं है ना। लेकिन हम जब रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं तो वो क्या होता है, वो 3 डायमेंशन होता है। खैर यहाँ पर हम इसमें ज्यादा नहीं जाना हमको। तो जैसे मैंने बताया, ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है, तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए, है ना, आप नाम दे सकते हो, बी, कुछ भी इस तरीके से नाम दे सकते हो। उसके बाद जब हम दो पॉइंट के डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये ए बी क्या हो गई, एक लाइन सेगमेंट हो गई, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है उसको एक स्ट्रेट लाइन में जब हम शो करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं। ठीक है, और प्लेन मैंने आपको बता दिया, प्लेन क्या होता है, कोई भी एक 2D सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। उसके बाद आगे समझते हैं। अब देखो, अब लाइन में भी अगर हम देखें, अब अगर जैसे आप टॉर्च टॉर्च को समझो, जैसे मैंने यहां से टॉर्च स्टार्ट की तो टॉर्च क्या होगी, इसमें जो लाइट निकलेगी वो इनफिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बट उसका जो ये वाला पॉइंट है ये फिक्स रहेगा, इससे इधर तो नहीं जाएगी लाइट। तो इस तरीके की क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे, जो एक पॉइंट से शुरू होती है उसके बाद जाती ही रहेगी, कंटिन्यू ही करती रहेगी, उसको हम बोलते हैं रे। तो वैसे ही अगर दोनों तरफ से है ऐसा, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सिर्फ लाइन नहीं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। और सिर्फ लाइन किसको बोलते हैं, जो दोनों तरफ एक्सटेंड की जाती है। जैसे कि अगर हम जितने भी ज्योमेट्री करते हैं उसमें कई बार आपने पढ़ा होगा, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्सटेंड कर दिया ए बी को टू द पॉइंट सी, है ना, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके से वो लाइन है जिसको हम कहीं भी इधर उधर आगे कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करूं तो इसको मैं यहां से भी ऐसे आगे आगे बढ़ा सकता हूं, इसकी बात करूं तो इसको भी यहां से ऐसे आगे। तो ये क्या हो गई, ये सिंपली लाइन हो गई जिसमें कोई भी टू एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन अब इसी लाइन में अगर मैं बात करूं कि मैं तो सिर्फ ए से बी तक की बात कर रहा हूं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गए, तो ये डिस्टेंस हो गया जिसको हम किस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, है ना। तो ये लाइन के टाइप्स हो जाएंगे आपके। तो फर्क समझे आप, लाइन सेगमेंट मतलब डिस्टेंस की बात होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है और वहां पर जो लाइन ड्रॉ की जा रही है तो उसको लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। तो वैसे ही अगर एक लाइन, सिर्फ मैं बोल रहा हूं सिर्फ लाइन ए बी है, तो इसका मतलब ये कि यहां भी बढ़ाई जा सकती है, यहां भी बढ़ाई जा सकती है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको बताया था, है ना। उसके बाद सरफेस का, जैसे टेबल का टॉप हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, कोई भी एक फ्लैट सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ओके ओके। उसके बाद आगे अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करूं तो इसमें सबसे पहली लाइन की अगर मैं बात करूं तो पहली होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, ये वो लाइंस होती है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर टच कर रही है किसी एक पॉइंट पर। क्योंकि देखो, दो पॉइंट पर तो टच, सिर्फ दो पॉइंट पर तो टच नहीं कर सकती, या तो वो एक पॉइंट पर टच करेगी, या तो इनफिनाइट मैनी पॉइंट पर टच करेगी, या फिर टच ही नहीं करेगी। देखो कैसे, अगर मैं बात करता हूं ये एक लाइन है और मैं बात करता हूं ये भी एक लाइन है, तो ये क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच होगी, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी आप ऐसा एग्जांपल नहीं मुझे बता सकते जो
दो पॉइंट पर टच करे दो लाइंस, वो कर्व होंगे, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं लाइंस की बात कर रहा हूं। और दूसरी अगर लाइन की बात करूं तो वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब जो एक दूसरे को टच ही नहीं करने वाली है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो कि नाम दे देते, जैसे मैं बात कर रहा हूं ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन। अब आप इसको कितना भी इन्फिनिटी एक्सटेंड कर लो, ये दोनों क्या होने वाले हैं, पैरेलल ही होने वाले हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब बिल्कुल सीधा डिस्टेंस जो है, ये हमेशा क्या रहने वाला है, ये सेम रहने वाला है। तभी तो वो कभी नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी टिल्टेड हो इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, आप देखोगे इसको अगर मैं बढ़ा दूं ऐसे, इसको बढ़ा दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी, है ना। तो इससे सिर्फ हमारे पास तीन ही टाइप्स ऑफ लाइन समझ में आ जाती है। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दूसरी हो गई आपकी पैरेलल लाइन, और तीसरी आ जाती है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन ये वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है। जैसे जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक ये ब्लैक मार्कर है और एक ये ब्लू मार्कर है। अब ये दोनों क्या है, जस्ट एक दूसरे के ऊपर ही है। और इसको 2D की तरह, 3D की तरह नहीं, आप 2D की तरह इसको समझोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये एक लाइन दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। 3D की तरह मत समझो, 3D की तरह समझोगे तो अलग बात हो जाएगी, फिर ये पैरेलल की तरह ट्रीट हो जाएगी। बट मैं 2D की तरह समझाना चाह रहा हूं आपको कि मतलब जब एक ही लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है सपोज ए बी हमारी, ठीक है, और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है सी डी, ठीक है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इसके जो सारे पॉइंट हैं वो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस होती है हमारे पास, ओके। तो वैसे टेक्निकली अगर हम देखें तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसको तो हम एक ही लाइन बोल सकते हैं ना, अलग अलग दो लाइन कहने की तो जरूरत नहीं है। बट क्या है, क्योंकि अगर अलग हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला रेड मार्कर एंड ब्लू मार्कर, तो हम उसको दो लाइन बोल देते हैं, वरना वो टेक्निकली तो एक ही लाइन है ना। तो इसीलिए इससे जो है हम इसको एक अलग से टाइप में नहीं लेकर जाते हैं। जो अलग से हमारा टाइप है वो हो जाता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस का। परपेंडिकुलर लाइंस, देखो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, ये वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। देखो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरी लाइन है, तो अगर इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो ये 90 होगा तो ये भी 90। ये सब चीजें अभी हम आगे देखेंगे, एंगल क्या होता है, सम कितना होता है, ये सारी चीजें भी देखेंगे। तभी मैं अभी वैसे बताने नहीं वाला था कि परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तो मैंने एंगल भी नहीं समझाया ना आपको। तो ये तो एंगल के बेसिस पे हो जाएंगे, वैसे बेसिक तरीके से ये तीन हो गए और ये एंगल के बेसिस में परपेंडिकुलर होगी। अभी सिर्फ याद रखो परपेंडिकुलर लाइन होती है। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आगे एंगल्स के हिसाब से बताऊंगा, तब और ज्यादा अच्छे से इसको समझ में आपको आ जाएगा। तो जरा एंगल्स को समझते हैं। देखो अब अगर मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं दो डिफरेंट रेज को निकाल दूं, एक रे ये है और दूसरी रे ये, तो इनकी ये जो ओपनिंग है ये क्या होगी, इसको ही हम बोलते हैं एंगल। इस ओपनिंग को ही एंगल बोलते हैं। अब ये जो ओपनिंग है क्या ये हमेशा एक जैसी होगी, आप कहेंगे नहीं सर, अगर ये ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए तो ये क्या है, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, इससे ज्यादा दिख रहा है ना। लेकिन अगर ये सोचो ऐसे हो जाए, एक ये ऐसे और दूसरी रे चली गई ऐसे, ये क्या है, ये भी आप कहेंगे सर इससे ज्यादा दिख रहा है ना, पर इससे कम दिख रहा है। तो ये एंगल तो बन रहा है, पर इनका पता कैसे, एग्जैक्टली कैसे पता चल पाएगा। देखो इन दोनों में तो चलो पता चल जाएगा कि ये इससे ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं फिर भी आप लगभग बोल सकते हैं कि सर ये ज्यादा है, लेकिन बहुत से क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास होंगे। तो एग्जैक्टली हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए इन एंगल्स को मेजर किया जाता है डिग्री में। डिग्री में मेजर किया जाता है कि किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे
उनका सम 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। तो इसी से फिर बनाया गया ये पूरा डिग्री सिस्टम, जिसमें हम एंगल्स को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जो कि आपके पास डी होता है ना? डी कैसा होता है? इस तरीके से होता है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है और फिर बिल्कुल छोटी छोटी सी लाइनें पड़ी रहती हैं, फिर यहाँ पर 5 होगा, 10 होगा और एट दी एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है? 0 हो जाता है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? हमारे पास एंगल्स के भी टाइप्स आ जाते हैं। तो मैंने ये बताया आपको किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितने होते हैं? 360 डिग्री एंगल होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं, जैसे ये वाला एंगल है, ये क्या है? 90 डिग्री से छोटा। अभी मैंने पीछे आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइन। तो उस परपेंडिकुलर लाइन को जो बिल्कुल सीधी हो, क्या हो? बिल्कुल सीधी, उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। अब इसी 90 डिग्री पे बेस्ड हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल आ जाते हैं। इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। उसके बाद जो भी एंगल इससे छोटा हो, कोई भी एंगल जो इससे छोटा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट क्या एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इस 90 डिग्री से कोई भी बड़े एंगल की बात करूं, इसकी बात करूं या फिर इसकी बात करूं, तो ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर 0 डिग्री कैसे हो सकता है? अगर मैं एक ही पॉइंट से दो अलग अलग रेज को निकाल दूं इस तरीके से, तो जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही है, जो मैंने कोइंसिडेंस लाइन, तो वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कितने का? 0 का। ठीक है। इस तरीके से सपोज AC एक लाइन है और AB एक दूसरी लाइन है, तो AC और AB में एंगल कितना है? 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है। जो कि ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। ये आपको समझ में आया? एक्यूट ऑब्ट्यूज। उसके बाद अब अगर ये मेरे पास पॉइंट है, एक रे ऐसे चली गई और दूसरी रे ऐसे चली गई, जो कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली एक दूसरी स्ट्रेट लाइन बना रही है ना? एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ही दूसरी स्ट्रेट लाइन, दोनों एक पॉइंट से निकली, लेकिन दोनों मिलाकर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बना रही है। मतलब इसका सम और इसका सम इस पूरे के बराबर आ रहा है। तब हम इसको बोलते हैं, ये होता है 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। उसके बाद जो एंगल अब जैसे ये पॉइंट था हमारे पास, ये एंगल गया और एक लाइन ये गई। अब देखो इसमें क्या है? नॉर्मली तो हम हमेशा 180 से छोटे डिग्री के एंगल को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर वो स्पेशली पूछे आपसे कि रिफ्लेक्स एंगल, या स्पेशली पूछे कि हम इस एंगल की बात करो, क्योंकि अगर सिर्फ किसी ने लाइन बनाई है ना, सिर्फ किसी ने लाइन बनाई है ये दो, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एंगल बताओ, तो आप हमेशा इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। जैसे इसमें आप हमेशा इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन स्पेशली इसका भी एक नाम दिया जाता है। अगर कोई पूछ रहा है आपसे स्पेशली कि ये वाला एंगल बताओ, या फिर ये वाला एंगल बताओ, या फिर ये वाला एंगल बताओ, या फिर ये वाला एंगल बताओ, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, जो कि क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और ये बात रखना, रिफ्लेक्स एंगल तभी निकाला जाएगा जब स्पेशली पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूं कि ये वाला एंगल जो है ये 70 डिग्री का है। कितने का है? 70 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? तो कभी भी कोई आपसे किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे तो आप क्या कर दोगे? 360 से माइनस कर दो, तो यानी इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? 290 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आया आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। पर अगर सिर्फ एंगल पूछा है किसी ने, तो हम हमेशा क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल नहीं बताएंगे। जो 180 डिग्री से छोटा वाला एंगल है वो, जब स्पेशली वो पूछेगा कि हाँ भाई रिफ्लेक्स एंगल की ही यहाँ पर बात हो रही है,
तब आप उसको 360 से क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे और बता देंगे ये है इसका डिफरेंस। ओके, और ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो 360 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो इसमें आपको क्या किया, जीरो जीरो एंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसके बाद आ गया रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है। एंगल्स का नाम रखना, ठीक है। जैसे जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूं O वो कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों रेज निकली है, ठीक है, और पहली वाली रेज A पे गई, दूसरी वाली रेज B पर गई, तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, इसका नेम क्या होगा, हम इसका नेम बोलेंगे एंगल BOA, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, एंगल BOA। अब देखो, अब इस एंगल BOA को हम एंगल AOB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB, ठीक है। तो ये जो बीच में जो होता है, मतलब जहां पर एक्चुअल में एंगल बनता है, वो वाला पार्ट सेंटर में आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार बच्चों को मैं ये देखता हूं कि उनको एंगल के नेमिंग में ही प्रॉब्लम होती है। ये एंगल होता है वो बोल देते हैं AOB या BOB, ये एंगल होता है वो बोल देते हैं O से ही शुरू कर देते हैं। अगर ये एंगल है वो बोल देंगे OA, एंगल नहीं है वो साइड है, वो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एंगल अगर बनाऊं, ये है, ये बताओ इस एंगल का क्या नाम होगा, इसका नाम आप क्या रखेंगे, एंगल PQR या फिर एंगल RQP। दोनों ही नाम इसके सही हैं और दोनों ही नाम हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक बात को आपको ध्यान रखना है, अब क्या हम इसको सिर्फ एंगल O बोल सकते हैं, हाँ, इस वाले को हम सिर्फ एंगल O भी बोल सकते हैं और इसको हम सिर्फ एंगल Q भी बोल सकते हैं, लेकिन कब नहीं बोलना है इस बात का आप ध्यान रखें। अगर सपोज एक साथ एक ही वर्टेक्स में एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, जैसे ये, अब ये दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो देखो कितने एंगल बन रहे हैं, अब इसमें 3 एंगल एक्चुअली बन रहे हैं, COA भी बन रहा है, BOC भी बन रहा है और BOA भी बोल रहा है। और इस केस में अगर आप एंगल O लिख दोगे तो कौन से एंगल की बात हो रही है, ये कैसे आप जस्टिफाई करोगे। तो कभी भी इस तरीके से एंगल से अगर दो या दो से ज्यादा एंगल बन रहे हो किसी भी एक पॉइंट पर, तो आप हमेशा उसको पूरे नाम से लिखेंगे। अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो आप बोलेंगे AOC या फिर एंगल COA। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा है तो आप बोलेंगे एंगल BOC या फिर एंगल COB। और इस पूरे एंगल की अगर बात कर रहा है तो आप बोलेंगे एंगल BOA या फिर एंगल AOB। समझ में आया ये आपको एंगल की नेमिंग कैसे करनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है, ठीक है। अब आप जरा इसको समझिए। अब मैं आपको एक फिगर बना के दे रहा हूं, उसको आपको क्या करना है, उसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनको आपको क्या करना है, पहचानना है, ठीक है, जल्दी से, और नाम भी लिखने हैं आपको, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस वाले एंगल का नाम, फिर इस वाले एंगल का नाम और इस पूरे एंगल का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर मैं भी बताता हूं और आप भी, आपको भी पता लगेगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, देखो, अब अगर मैं इस छोटे वाले एंगल की बात करूं इसकी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल SQR या फिर एंगल RQS, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले एंगल की, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PQS या फिर एंगल SQP। और इस पूरे एंगल की बात करूं, बड़े वाले एंगल की बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये हो जाएगा एंगल PQR या फिर एंगल RQP।
तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है एंगल का, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका नाम क्या है और कैसे ये नाम रख सकते हैं, और कोई भी नाम हम कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल आपको नेमिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को देखता हूं मैं नेमिंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, उनको समझ में नहीं आता पूरे एंगल को लेना होता है, वो एंगल को लिख देते हैं सिर्फ इसको, अब कौन से एंगलों की बात हो रही है ये समझ में नहीं आता, तो टीचर क्या कर लेगा, नंबर काट लेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल जीरो से ज्योमेट्री आपकी स्टार्ट हो रही है। अब अगर मैं पेयरिंग की बात करूं, अब मैं पेयरिंग की अगर बात करूं, पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी दो एंगल्स की हम बात करेंगे, दो एंगल्स की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ रिलेशनशिप है, कुछ स्पेशल टाइप के दो एंगल्स होते हैं जो हमारे क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। देखो तो इसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो मतलब कि जैसे ये 90 डिग्री है, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 90 होगा ना। देखो एक चीज और समझो फिर से, यहां पर समझाता हूं कि अगर ये 90 है तो वैसे मैं कितने भी अलग अलग एंगल बना दूं, इन सब का सम कितना होगा, 90 ही होगा। मतलब इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम और प्लस इसका सम, इन सब का सम कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री एंगल के अंदर ही बन रहे हैं, तो इसका सम 90 होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं दो एंगल्स की पेयरिंग की बात कर रहा हूं, अगर मतलब कोई सी भी दो एंगल्स हैं जिनका सम कितना है, 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो एंगल कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सेम वैसे ही अगर कोई सी भी दो एंगल्स का सम करके क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो कैसे, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं जो कि ये है ना, और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं जो कि ये है, मैं आपको बता चुका हूं एक लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी समझूं, ऐसे ही मैं यहां पर भी समझूं, तो एक पॉइंट पर एक लाइन पे कितने भी एंगल बने, जितने मर्जी एंगल बने, उन सबका सम हमेशा कितना होने वाला है, 180। पर ये भी ध्यान रखना, तो ये नहीं है कि आप इस वाले एंगल को ले लें और फिर इस वाले को ले लें, एक प्रॉपर तरीके से अगर आप इन सब इंडिविजुअल को ले रहे हैं, देखो तो इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। लेकिन अगर आप इसको ले रहे हो और फिर इसको ले रहे हो और फिर इसको ले रहे हो, तो इसका भी सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। लेकिन अगर आप इन सबको एक साथ ले लो और इन सबको एक साथ ले लो, तो इनका भी कितना होगा, 180 होगा। यानी ये फिर क्या हो गया, फिर सिर्फ हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, फिर हम इसकी और इसकी, और जब हम छोटे छोटे ले रहे हैं तो सारे एंगल्स की बात कर रहे हैं उस केस में, तो वो सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है इस केस में कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल, मतलब ये पूरा एक सेमी सर्कल बन जाए। अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है तो क्या हो जाए, जैसे देखो मैं इस तरीके से सपोज 4 एंगल बना, अब मैंने आपको बोला कि बताओ बच्चों इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, क्या 180 होगा, नहीं होगा 180। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो सेमी सर्कल बन ही नहीं रहा ना, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। मैंने बोला कि अगर इसका मुझे ये चाहिए तो इसके साथ मुझे ये लेना होगा, तब सम 180 बनेगा, और अगर ये चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके साथ मुझे ये वाला एंगल लेना होगा, तो सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं इनको नाम दे दूं, देखो अगर मैं नाम दे दूं तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए बी एफ, इनका सम 180 होगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं डी बी सी के साथ लेना चाहूं तो डी बी सी और प्लस एंगल डी बी एफ, इनका सम 180 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ईबीसी लेना चाहूं, देखो ईबीसी लेना चाहूं तो इसके साथ मुझे लेना होगा एंगल ईबीएफ, इनका सम 180 होगा,
है ना। या फिर अगर मैं इंडिविजुअली बोलूं, इंडिविजुअली बोलूं मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल ई बी डी प्लस एंगल ई बी एफ, इन सब का सम भी कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया प्रॉपर तरीका। अब अच्छा, तो मैं इसका नाम बता रहा था कि जब भी दो एंगल्स का सम 180 होगा तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री तो इसके नाम क्या हो जाएंगे? एंगल ए ओ बी, है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री हो गए। इसमें भी अगर मैं नाम देना चाहूं ए बी सी डी, तो इसमें क्या बोलेंगे? एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी, इनका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये कौन से हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, उसके बाद आ जाता है लीनियर पेयर, जो कि सप्लीमेंट्री का ही भाई है। उसमें भी सिंपल सा यही होता है कि अगर कोई से भी एंगल एक लाइन पर बन रहे हैं और उन सब का जो सम अगर मुझे करना हो, ठीक है, तो इनका सम कितना होगा? हमेशा 180 होगा। बस इस चीज का जब हम यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लीनियर पेयर बन जाता है। तो इसी चीज का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखो, जैसे कि अगर ये एक लाइन है और मेरे को दे दिया ये वाला एंगल कि भाई ये वाला एंगल आपका 65 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इसको क्या कर दो आप? 180 से माइनस कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। ठीक है, वैसे और देखो, अगर इस तरीके से है, मैंने बोला कि ये वाला एंगल जो है आपका ये 50 है, ये वाला एंगल आपका और 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो मैंने बोला तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये 70, ये 50, 120, तो ये कितना होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए 60। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको अब कुछ थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा कि कहां से ये लीनियर पेयर सर ला के लिख देते थे, कैसे ये टीचर कर देते थे कि ये लीनियर पेयर हो गया, इससे ये निकल कर आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे अगर टाइप की मैं बात करूं, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। दूसरे अगर मैं टाइप की अगर बात करूं तो उसके बाद होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली, ये मैं बिल्कुल कॉमन वाले एंगल्स बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ते चलेंगे, और भी होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की अगर बात करें, जब भी कोई सी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं, तो एंगल AOB या फिर एंगल BOA, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वो किसके बराबर होगा? वो COB के बराबर होगा, COD के या फिर DOC के बराबर होगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं AOC की, तो एंगल AOC या फिर उसको मैं COA भी बोल सकता हूं, COA, तो वो किसके बराबर होगा? एंगल BOD के और एंगल DOB के। तो आप समझे, जो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। अगर इसके अकॉर्डिंग हम समझना चाहें तो देखो कैसे होगा। जैसे कि अगर ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, ये 70 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा? आप बोलेंगे सर ये दोनों तो इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब इसी में सपोज करो मैं आपसे पूछ लूं कि ये वाला क्वेश्चन कितना होगा भाई, सॉरी ये वाला एंगल कितना होगा भाई? तो आप देखो यहां पर, अगर इसको मैं थोड़ा सा भूल जाऊं, तो ये क्या बन रही है? एक लाइन नहीं बन रही है। या फिर अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये भी एक लाइन बन रही है। अभी बताया एक लाइन में जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब ये मैंने लीनियर पेयर का यूज किया, तो यही तो सब करते आ रहे थे, जिसको आपको कंफ्यूजन होता कैसे कर दिया, ये कैसे आपने ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख दिया, है ना, कैसे वर्टिकली हो गए। तो इसमें क्या किया हमने?
सिंपल सा एप्लीकेशन लगाया। अगर मैं जस्ट इसके अकॉर्डिंग इसके नाम लेके चलूं तो ये क्या किया मैंने, सिंपल सा एप्लीकेशन लगाया कि एंगल बी और डी और प्लस एंगल सी और डी कितना हो गया इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, कि भाई मैं लीनियर पेयर का यूज कर रहा हूं जिसकी वजह से 180 हो रहा है। अब एंगल बीओडी कितना है, 70 डिग्री है। अब एंगल सीओडी, अब इसको आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप एक्स वाई जेड अलजेब्रा में ट्रीट करते थे, जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये 70 में अगर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है। तो 70 में अगर माइनस हो जाएगा तो एंगल सीओडी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। दैट्स इट। तो यही सारी चीजें जब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो बीच में ये छोटा सा आ जाता है और आपको ये पता ही नहीं होता, आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो, आपको समझ में ही नहीं आता, है ना। बताना में रह गया, देखो क्या, जिस एक पॉइंट से ये दो रेज निकलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं और इनको बोलते हैं आर्म्स, दोनों को बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट ये लगभग आज की क्लास में खत्म हो गया, लेकिन अब मैं इसे ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे आ सकते हैं इसमें। देखो जैसे किसी ने बोला कि टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो है 3x प्लस 10 डिग्री, ठीक है, एंड x प्लस 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो आप कहेंगे सर वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल होते हैं, तो बस इक्वल का साइन रख देंगे। उसके बाद भी आपको लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अब आपको सिंपली सॉल्व कर देना, x एक तरफ बिना x एक तरफ, तो 3x माइनस x हो गया 2x, ये बाहर जाके माइनस हो गया, कितना बचा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। सिंपल। अब अगर किसी ने बोला कि एक एंगल अगर 40 है, ठीक है, एक एंगल अगर 40 है और दोनों का सम कितना है 90 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, आप 90 में से 40 हो कर देंगे, माइनस कर देंगे, 50 हो जाएगा। सिंपल। वैसे ही अगर एक स्ट्रेट लाइन दे दी किसी ने आपको, इस तरीके से लाइनें कर दी और ये वाला एंगल आपको दे दिया कितना x प्लस 10 और ये वाला एंगल आपको दे दिया 2x प्लस 20, तो पूछे कि बताओ x की वैल्यू क्या है, तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि इन दोनों का सम होता है 180। क्या होता है, सम। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 10 को और प्लस 2x प्लस 20 को ऐड करके 180 के इक्वल लिखेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 180। अब बस आपको लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है। तो 3x इक्वल्स टू 150, x इक्वल्स टू 50, बस ये आ गई x की वैल्यू। बस इसी तरीके से वो थोड़ा बहुत खेलेगा क्वेश्चन के साथ, आपको बोल देगा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक एंगल अगर 110 है तो दूसरा कितना होगा सप्लीमेंट्री, मतलब जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको इसको प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपरली नाम लिखना है ए बी सी, क्योंकि आपको ये चीजें भूलनी नहीं है। अब आपको मौका मिल रहा है, दोबारा से आप सीख रहे हो, तो इनको जैसे मैं बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से करना। आपको कैसे करोगे इसको, इसको लिखोगे आप ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, है ना, एक लाइन पे बन रहा है। बस उसके बाद सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। यहां पर क्या करोगे, इसको इक्वल रखोगे, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो भी उनके नाम होंगे। आपको प्रॉपरली एक फिगर बनानी है, ठीक है, फिगर बनानी है, उसके नाम देने हैं, उसके हिसाब से आपको सारा कुछ करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं वर्टिकली ऑपोजिट का, कि अगर दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या फिर इसकी अगर मैं बात कर लूं तो आप क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से फिगर बना देंगे। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये हो गया आपका x प्लस 60 और ये हो गया आपका 3x प्लस 10। तो आप क्या कर देंगे, x प्लस 60 को 3x प्लस 10 के इक्वल रख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो बस इसी तरीके से, जैसे किसी ने पूछा PQR में इसमें वर्टेक्स क्या है, आप बोलेंगे सर एंगल O। Q क्या है, वर्टेक्स है। किसी ने पूछा बताओ PQR को और कैसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर इसको आप एंगल RQP लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी दोबारा से नहीं भूलना है, उसके लिए सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में क्वेश्चन डाल दूंगा, ऐप में भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन आप कीजिए।